हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वीकली करंट अफेयर्स का थर्ड पार्ट, यानी कि जुलाई 2023 के थर्ड वीक के करंट अफेयर्स को। इससे पहले 2 वीक्स के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज मैं आपके लिए ला चुका हूँ, आप लोग उनको भी देख सकते हैं रिवीजन के तौर पे। फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे जुलाई के वीक थर्ड के करंट अफेयर्स, जिसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको करंट अफेयर्स अगर पढ़ने हैं कि कौन सी न्यूज़ करंट में है, कौन सी चीज़ करंट पे चल रही है, तो आपको सारे के सारे हमारे बीपीडीआर ड्राफ्ट के थ्रू मिल जाएगा, जो आपको हमारी वेबसाइट iexambee.com पे जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाता है। इस तरीके से डेली, वीकली और मंथली तीनों फॉर्मेट में, दोनों भाषाओं यानी कि हिंदी और इंग्लिश में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। वहाँ से आप उस ड्राफ्ट को पढ़ सकते हैं और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस आप हमारे इन वीडियोस के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स यहाँ पे रहा साइड में, इतने सारे सेक्शन हम वहाँ पे डेली कवर करते हैं। ओके, चलो आपको न्यूज़ यहाँ से पढ़ लेनी है और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस आपको यहाँ वीडियो के थ्रू आके करनी है, या फिर हमारे मॉक टेस्ट, फोर्टनाइट क्विज, कई सारे ऑप्शन हैं, उन सबको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, दैट इज विच ऑस्ट्रेलियन सिटी हैज डिसाइडेड नॉट टू होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। अभी हाल ही में एक जो ऑस्ट्रेलियन सिटी है, उसके पास ये जिम्मेदारी थी कि उनको 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करना था। आप सभी को पता रहना चाहिए, जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं ये 4 साल में एक बार होते हैं। ओके, 4 साल में एक बार होने वाले गेम्स होते हैं। 1930 से ये स्टार्ट किए गए थे, 1930 में सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए थे। और 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे अभी 2022 में, ये कहाँ पे हुए थे? बर्मिंघम में हुए थे, यानी कि यूके में हुए थे। तो इसके बाद जो अगले होने थे 2026 में होने वाले थे, और होंगे भी, 12 दिन का ये इवेंट रहेगा। और वो होने वाले थे एक शहर में, जिसने अभी हाल ही में, ऑस्ट्रेलिया का वो शहर है, उसने मना कर दिया कि अब हम इसको होस्ट नहीं करेंगे ड्यू टू द हैवी कॉस्ट। इतनी कॉस्ट इसकी है कि हम इसको बियर नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने इसको अभी फिलहाल मना कर दिया है। तो कौन सा शहर रहेगा? वो रहेगा विक्टोरिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया शहर, जहाँ पे होस्ट किए जाने थे, तो इन्होंने मना कर दिया कि हम इसको होस्ट नहीं करने वाले। ध्यान देंगे यहाँ पे, 1930 में ये कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हुए थे। उसके बाद ये लगातार चलते चले आए हैं, लेकिन 1942 और 1946, ये दो एडिशन जो थे ये नहीं हुए। अब आप सभी को पता रहना चाहिए, आप जैसे आप ईयर देख रहे हैं आपको मालूम चल जाना चाहिए कि क्यों ये एडिशंस नहीं हुए होंगे। क्योंकि इस टाइम पे क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था। ड्यू टू वर्ल्ड वॉर सेकंड ये दो एडिशंस नहीं हुए। ओके, वरना आज तक हर 4 साल में ये कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए हैं सिंस 1930। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 1930 टू आज 2022 तक ये खेले जा चुके हैं। अब 2026 में ये होने वाले हैं। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि इंडिया में ये कब हुए थे, यानी कि इंडिया ने इसको कब होस्ट किया था? आपको याद रहना चाहिए 2010 में। ओके, 2010 में दिल्ली ने इसको होस्ट किया था। ओके, दिल्ली मतलब इंडिया। भारत के द्वारा 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया गया था, जहाँ पे भारत को जो मेडल्स मिले थे वो कितने मिले थे? 38 गोल्ड मिले थे, याद रखेंगे आप लोग। उसके अलावा 26 यहाँ पे सिल्वर थे। ओके, और 36 यहाँ पे क्या मिले थे आपको? ब्रॉन्ज मिले थे। ठीक है, आपको ये याद रहना चाहिए। तो ये हमारी मेडल टैली थी 2010 में, इंडिया के द्वारा इनको होस्ट किया गया था। 2026 में ये करने वाले थे, लेकिन उन्होंने इसको मना कर दिया। एक और चीज़, 1930 में जब ये स्टार्ट हुए थे तो इनको क्या बोलते थे? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स बोला जाता था। ठीक है, 1930 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हुए थे तो इनको उस टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स बोला जाता था। 1930 से लेकर के 1950 तक इसको यही बोला गया। 1950 तक इसको इस नाम से ही जाना गया था। उसके बाद आता है 1954 वाला एडिशन। जब 1954 में ये आए थे तो 1954 से लेकर के 1966 तक, ओके, 1954 से लेकर के 1966 तक इसको क्या नाम से जाना गया? उसका इसका नाम रखा गया ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, इसको नाम इस नाम से जाना गया 1954 से लेकर के 1966 तक। उसके बाद 1966 के बाद इसको क्या बोला गया यहाँ पे? एक एडिशन, मतलब 1970 वाला जो एडिशन रहा इसका, 1970 से 1974 आप लोग बोल सकते हो, इस वाले एडिशन में इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स इसको यहाँ पे बोला गया। ठीक है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स इसको बोल दिया गया इस वाले एडिशन में, और बाद में इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स रखा गया।
अब जो कॉमनवेल्थ गेम्स है कौन इसमें कंट्रीज आती है, कौन से नेशंस आते हैं, वो सारे के सारे देश जो कभी ना कभी ब्रिटेन की कॉलोनीज हुआ करते थे। जैसे हमारा भारत है, ये ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करता था जहाँ पे ब्रिटिश ने अधिकार किया था। तो वो सारे के सारे देश यहाँ पे पार्ट लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, और यहाँ पे गेम्स खेले जाते हैं। इंटरनेशनल मल्टीनेशनल इवेंट है, ओके, इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है बेसिकली, ओके। कॉमनवेल्थ गेम क्या है? इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट गेम है, मल्टी स्पोर्ट गेम इवेंट है, जो कि हर 4 साल में एक बार आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इतनी सारी नॉलेज आपको इस से मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में ये है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है आपका? ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखोगे तो भारत को देखना मैप में जाके, और उसके बाद इस तरफ ईस्ट के साइड चले जाना, ईस्ट की तरफ चले जाना, नीचे आपको ऑस्ट्रेलिया दिख जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जिस कॉन्टिनेंट में आता है दैट इज नोन एज ओशिनिया महाद्वीप, ओके, ओशिनिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? ओशिनिया। बचपन से आप लोग पढ़ते चले आए होंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया तो एक देश है, महाद्वीप कौन सा है? ओशिनिया महाद्वीप है। इसके अंदर कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। वहाँ पे सैंडी गिब्सन डेजर्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, सैंडी गिब्सन, और विक्टोरिया डेजर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे विक्टोरिया शहर भी है, डेजर्ट भी है, फेमस है। उसके अलावा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। क्या? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो वहाँ की माउंटेन रेंज है, कहाँ देखने को मिलेगी आपको? ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में क्या है? वहाँ पे डार्लिंग नदी है, ठीक है, डार्लिंग। और इसके अलावा मूरे, डार्लिंग और मूरे नदी कहाँ बहती हैं? ये दोनों नदी बहती हैं आपकी ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। पर्थ शहर कहाँ है आपका? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ये काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको इस क्वेश्चन से नॉलेज मिलती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, कांग्रेस लीडर ओमन चैंडी, हाल ही में इनका निधन हो गया, ही पास्ड अवे, ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? इन चारों में से कौन से राज्य के ये पहले मुख्यमंत्री, पहले मतलब फॉर्मर मुख्यमंत्री रह चुके हैं? इनमें से किस राज्य के? ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, आपके किसी ना किसी एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। अब जो ये मृत्यु जिनकी हुई है, कांग्रेस के लीडर थे ओमन चैंडी, ये इनमें से केरला के मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं, ओके। केरला के कब से कब तक रहे थे? केरला के मुख्यमंत्री 2002 से लेकर के 2007 तक, और उसके बाद एक बार और ये वहाँ के मुख्यमंत्री रहे सेकंड टर्म में। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मेरे को, लेकिन 2002 से 2007 तक, और उसके बाद एक बार और रहे, यानी कि टू टाइम्स ओवन चैंडी कहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? केरला के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, 2 टाइम्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि केरला लेजिस्लेटिव असेंबली, KLA, यानी केरला विधानसभा के सबसे लंबे टाइम तक यहाँ के मेंबर रहने वाले व्यक्ति ही कौन है? ओमन चैंडी है, ठीक है। तो केरला लेजिस्लेटिव असेंबली, केरला विधानसभा के सबसे लंबे समय तक मेंबर रहने वाले व्यक्ति कौन है? ओमन चैंडी, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा इनको यूनाइटेड नेशन के द्वारा यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड भी इनको दिया गया था। इस ऑनर से भी इनको सम्मानित किया गया था ओमन चैंडी को, ओके। एशिया पैसिफिक रीजन से यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड से ऑनर किया गया था किसको? ओमन चैंडी को। तो इसलिए भी काफ़ी आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इतनी ख्यातियाँ इनके नाम पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो कहाँ के रह चुके हैं? केरला के रह चुके हैं, ठीक है, केरला। अभी कौन है केरला के मुख्यमंत्री? वर्तमान में है पिनरई विजयन, ठीक है, पिनरई विजयन वर्तमान में यहाँ के CM है केरला के। और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के कौन है? गवर्नर है, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है और मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। आगे बढ़ेंगे। इंडिया हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू डेवलप न्यू जनरेशन मिलिट्री इक्विपमेंट? अभी हाल ही में ये 4 आपको ऑप्शंस, 4 कंट्रीज का नाम दिखेंगे। इन चारों में से एक देश के साथ हमारे देश भारत ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, एंड दैट एग्रीमेंट इज सपोज टू जनरेट मिलिट्री इक्विपमेंट, दोज आर फ्रॉम मॉडर्न टाइम्स, ओके। मतलब नए टेक्नोलॉजी के कुछ न्यू जनरेशन के मिलिट्री ऑपरेशन इक्विपमेंट को जनरेट करने के लिए इनमें से एक देश के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो वो देश कौन सा है? तो अभी हाल ही में भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी कहाँ गए थे? फ्रांस गए थे, ठीक है। अपनी फ्रांस की विजिट के दौरान उन्होंने कई सारे एग्रीमेंट साइन किए, उसमें से एक ये भी था, ठीक है। तो फ्रांस के साथ ये साइन किया गया, और यहाँ पे बात की गई है कि ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? नए जनरेशन के मिलिट्री इक्विपमेंट को जनरेट करेंगे, ठीक है, बनाएंगे, मतलब डेवलप करेंगे, बेस जनरेट नहीं करेंगे, डेवलप करेंगे उनको, ठीक है। किसके साथ साइन किया गया है? फ्रांस के साथ। और जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी फ्रांस गए थे, तो फ्रांस का ही इनको हाईएस्ट
सिविलियन ऑनर से भी यहाँ पे इनको सम्मानित किया गया है। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से अभी सम्मानित किया गया है किसको? नरेंद्र मोदी जी को, जो कि है कहाँ का? फ्रांस का। आपको कमेंट सेक्शन में नाम बताना है कि इस ऑनर का नाम क्या है, ठीक है? इस ऑनर का नाम क्या आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के बारे में बात करते हैं। फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए। फ्रांस के बारे में क्या बात करेंगे? फ्रांस जो है, ठीक है, फ्रांस और इधर क्या है आपका? ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एक चैनल है, इसका नाम क्या है? इंग्लिश चैनल, ठीक है, इंग्लिश चैनल, जो इन दोनों को जोड़ता है या फिर अलग करता है। ब्रिटेन है इस तरफ और इधर है फ्रांस, तो इन दोनों के बीच में है इंग्लिश चैनल। मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है कि कौन कौन से देश के बीच में है, तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। सेकेंड चीज, ये जो इंग्लिश चैनल है, इसको आरती शाह, एक इंडियन है, आरती शाह इसको पार कर गई थी, ठीक है, आरती शाह। कई बार एयरफोर्स एग्जाम में पूछा गया, आई थिंक एसएससी में भी पूछा गया, लेकिन एयरफोर्स में 2 या 3 बार ये पूछा गया है, तो आपको पता रहना चाहिए आरती शाह ने किसको पार किया था? इंग्लिश चैनल को ही पार किया था तैर के, ओके। ब्रिटेन और फ्रांस के ये बीच में है। और जो फ्रांस है आपका, मान लो ये पूरा फ्रांस है, तो फ्रांस से कर दीजिए 2 हिस्से, एक नॉर्थ और एक साउथ। जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, जो अपर फ्रांस है, उसको क्या बोलते हैं? नारमंडी, ठीक है, नारमंडी। और जो लोअर फ्रांस है, उसको क्या बोलते हैं? लॉरेंस, ठीक है। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि नारमंडी कहाँ है, कौन से देश में है, किस देश के अपर पार्ट को बोलते हैं, तो आंसर वुड बी फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, ओके। तो नारमंडी कहाँ पे है? नारमंडी इज द अपर पार्ट ऑफ फ्रांस एंड द लोअर पार्ट ऑफ फ्रांस इज नोन एज लॉरेंस, ओके। जो नारमंडी है, यही नारमंडी है जहाँ पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड की सबसे भीषण लड़ाई हुई थी, ठीक है। नारमंडी वाले इलाके में वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे भीषण लड़ाई हुई थी, कहाँ पे? नारमंडी में। उसके अलावा फ्रांस में एक शहर है, इसका नाम है तुलूज। इसका नाम याद रखेंगे, तुलूज। स्पेलिंग शायद थोड़ा सा गलत हो सकती है, आप लोग देखेंगे। इंग्लिश हिंदी क्या बोलेंगे इसको? तुलूज बोलेंगे, ठीक है, प्रोनाउंस करेंगे तुलूज। ये तुलूज शहर बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर फॉर एरोप्लेन्स, ओके। एरोप्लेन्स के पार्ट वगैरह यहाँ पे बनते हैं तुलूज शहर में। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था तुलूज शहर क्यों फेमस है। उसके अलावा यहाँ पे एक शहर, इसका नाम है बोर्डो, ठीक है, BORDO, बोर्डो। ये भी पूछा गया एग्जाम में। बोर्डो शहर क्यों फेमस है? बोर्डो शहर है शराब के लिए, ठीक है, यहाँ पे बनती है शराब। अब शराब बेसिकली कौन सी बनती है, क्या बनता है यहाँ पे? शैंपेन, ओके। तो शैंपेन है, शैंपेन के लिए कौन फेमस है? शैंपेन की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, CHAMPAGNE, दैट इज शैंपेन। तो शैंपेन के लिए कौन फेमस है? बोर्डो, जो कि शहर है फ्रांस का, ओके। ये आपको याद रखना। तुलूज, तुलूज है आपका एरोप्लेन के लिए फेमस है, जो कि फ्रांस का एक शहर है, ठीक है। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और ये सब कुछ यहाँ पे हुआ है अभी। इतना आपको इस क्वेश्चन से जानकारी मिल जाती है, ठीक है। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट अभी नहीं रहेगी, आगे बढ़ेंगे। Who has become the first unseeded female player to win the Wimbledon Grand Slam? विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली फर्स्ट अनसीडेड फीमेल प्लेयर कौन बन चुकी है, आपको बताना है इन चारों में से। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि अनसीडेड मतलब क्या होता है, ठीक है। अनसीडेड मतलब क्या है? जो भी अथॉरिटी है जो इसको करा रही है, उनके द्वारा प्लेयर्स को रैंकिंग दी जाती है कि ये प्लेयर्स हैं जो हमारे अनुसार ये रैंक पे हैं, ठीक है। 16 तक की रैंक दी गई थी, 1 to 16। उस रैंकिंग में कहीं भी लाई नहीं करती थी कौन? जो भी इसकी विनर है, ठीक है। उन्होंने जो भी रैंकिंग प्लेयर्स को दी थी अपने अनुसार, वहाँ पे ये लाई नहीं करती थी, और जो भी उसमें थे उस रैंकिंग में, वो नहीं जीत पाए, बल्कि ये जीत गई जो भी इसमें थी, ठीक है। तो इसलिए बोला गया फर्स्ट अनसीडेड फीमेल प्लेयर जिसने अभी हाल ही में विंबलडन ग्रैंड स्लैम को जीता है, वो कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, डायरेक्टली, तो इसके चांसेस कई ज़्यादा हैं। तो किसने जीता इनमें से? मार्केटा वोंड्रोसोवा, ओके। मार्केटा वोंड्रोसोवा ने अभी हाल ही में जीता है, जो कि पहली फर्स्ट अनसीडेड फीमेल प्लेयर है जिन्होंने भी हाल ही में जीता है विंबलडन ग्रैंड स्लैम। ये कहाँ की हैं? चेक रिपब्लिक की हैं, ओके। चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य की हैं कौन? मार्केटा वोंड्रोसोवा। अभी चेक रिपब्लिक कहाँ है? चेक गणराज्य कहाँ है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे, ठीक है। इनके बारे में आपको देख लेना है। हराया किसको था इन्होंने? ऑन्स जैब्योर, इनको ही डिफीट किया था और इनको हरा करके ये जीत गई थी यहाँ पे। इसके बारे में 2-4 फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या है। मार्केटा ऑफ द चेक रिपब्लिक हैज बिकम द फर्स्ट अनसीडेड फीमेल प्लेयर टू विन विंबलडन ग्रैंड स्लैम, ठीक है। इनको इन्होंने हराया था, ये आपको बता चुका हूँ। और इसके बारे में क्या है यहाँ पे, ठीक है, इतना ही यहाँ पे। और इसके अलावा एक और चीज याद रखेंगे यहाँ पे, जो मेंस टाइटल है वो तो वुमेन टाइटल हो गया, जो मेन टाइटल है वो किसके द्वारा जीता गया है? वो जीता गया है कार्लोस एल्करेज के द्वारा, ओके। कार्लोस एल्करेज, जो कि स्पेन के आपको देखने के लिए मिलेंगे, इनके द्वारा जीता गया है
मैन विंबलडन ग्रैंड स्लैम, ओके, मेंस टाइटल जीता गया इनके द्वारा। हराया किसको है? द वर्ल्ड फेमस नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच को हरा करके इन्होंने जीत लिया है मेंस टाइटल विंबलडन ग्रैंड स्लैम फॉर 2023। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। ज़्यादा उम्मीद है कि आपसे वुमेन वाला पूछ लेंगे, लेकिन आपको मैन वाला भी याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट Which state has secured the first position in नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स? जो नीति आयोग है, नीति आयोग मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन, यहां लिख देता हूं, नेशनल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया स्थापना से कब की गई थी? 2015 में की गई थी। नीति आयोग से पहले हमारे देश में प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, प्लान पंचवर्षीय योजनाएं चला करती थी, जिसको रिप्लेस करके क्या किया गया? नीति आयोग को लाया गया था। और जो प्लानिंग कमीशन, जो पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से लाया गया था? रसिया से, ओके, रसिया से हमने इसको बोरो किया था, प्लानिंग कमीशन या फिर पंचवर्षीय योजनाओं के कॉन्सेप्ट को। 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी या फिर बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 में सत्ता में आई थी, उसके बाद इन्होंने इसको रिप्लेस करके NITI यानी कि नीति आयोग बना दिया था। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वर्तमान में कौन है इसके, मतलब नीति आयोग के? नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, ओके। चलो आगे बढ़ेंगे इसमें। तो नीति आयोग एक रिपोर्ट या फिर एक इंडेक्स जारी करता है, दैट इज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, हमारे देश के लिए। यहाँ पे कौन से स्टेट में एक्सपोर्ट के लिए कितनी तैयारी है, मतलब उनके पैरामीटर्स कैसे हैं, कितना वो रेडी है एक्सपोर्ट करने के लिए, उनके पास प्रोसेस कितनी है, मतलब किस तरीके से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया हुआ है कि वो लोग एक्सपोर्ट कितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कौन सा राज्य कितने अच्छे तरीके से कर सकता है। तो उसके बेसिस पे ये अलग अलग स्टेट्स क्या करते हैं, यहाँ पे रैंकिंग देते हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में इन्होंने ये रैंकिंग दी, तो इसमें टॉप किसने किया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो टॉप किया इन्होंने अभी किसने? तमिलनाडु ने। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु के बाद कौन सा राज्य आया सेकंड नंबर? फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड ये महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पे गुजरात। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में फर्स्ट पोजीशन रही तमिलनाडु की, सेकंड रही महाराष्ट्र की, एंड थर्ड रही गुजरात की। इसके अलावा यहाँ पे आपको मैं कुछ इंडेक्स दिखा रहा हूँ जो अभी हाल फिलहाल में रिलीज किए गए हैं। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा तो मैं आपको बोल देता हूँ मुंह से कुछ के नाम। आपको ये इमेज भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ग्रुप में चले जाना हमारा, ठीक है, बीपीडिया नाम से मिलेगा आपको, ओके। टेलीग्राम पे चले जाओ, बीपीडिया नाम से आपको दिखेगा, और या फिर PDF डाउनलोड करोगे ये वाली, उसमें भी इमेज मिल जाएगी आपको, यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे चले जाओ, आपको इमेजेस मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। हर एक इमेज यहाँ पे मिल जाती है आपको, जितनी भी सारी हम बनाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। चलो, तो जो ये इंडेक्स है, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो अभी हाल ही में रिलीज किया गया है, यहाँ पे भारत की रैंक 80th है। सिंगापुर ने टॉप किया है, जर्मनी, इटली, स्पेन यहाँ पे सेकंड नंबर पे आए हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जारी करता है, 67 पोजीशन, 126 पोजीशन यहाँ पे भारत की है। आइसलैंड ने इसको टॉप किया है, ठीक है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2023 रिपोर्ट जो आई, स्टार्टअप जीनोम इसको पब्लिश करता है। 20th रैंक भारत की, यानी कि बेंगलुरु शहर आया इसमें। सिलिकॉन वैली ने इसको टॉप किया है, ठीक है। ऐसे ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, जहाँ पे भारत की रैंक 127 है। अलग अलग इंडेक्स में अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुए जितने भी इंडेक्स हैं, वहाँ पे भारत की रैंक क्या है, कौन पब्लिश करता है उनको, और फर्स्ट मतलब टॉप किसने किया है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप लोग जिसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में किसकी रैंकिंग है भारत की तरफ से? फर्स्ट टॉप में तमिलनाडु, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, उसके बाद आपका गुजरात, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। PM Modi inaugurated the integrated terminal of वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन विच स्टेट और यूटी? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इनॉग्रेट किया, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। ये तो ये कौन से स्टेट में या कौन सी यूनियन टेरिटरी में इनमें से किया गया, आपको बताना है। पहला ऑप्शन पुदुचेरी, सिक्किम, लक्षद्वीप या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ओके। तो ये कहाँ पे किया गया है? ये अभी हाल ही में किया गया है, कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में, PB। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे? आपका अंडमान निकोबार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको इसका शेप देखो, देखने को मिलेगा कैसा, कॉन्च शेप्ड है। कॉन्च क्या होता है? CONCH, कॉन्च क्या होता है?
कॉन्च क्या होता है, जो आपको समुद्री जीव दिखते हैं ना, उनकी जो सीप यानी कि उनका शेप होता है, दैट इज नोन एज कॉन्च। ठीक है, तो उसके शेप में आपको दिखेगा दैट रिप्रेजेंट्स द सी एंड द बीचेस। सी और बीचेस को ही रिप्रेजेंट करता है ये वाला शेप। तो इस शेप का वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अभी हाल ही में इंटीग्रेटेड क्या खोला गया, टर्मिनल खोला गया। इससे होगा क्या, जो ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ पे कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस रीजन में ये सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। अंडमान निकोबार में कुछ ट्राइब्स रहती हैं, जैसे आपकी क्या रहती है, कौन कौन सी ट्राइब्स रहती है यहाँ पे, जहाँ पे वो रहता है आपका सोमपेन, एक ट्राइब आपकी सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, जहाँ पे मतलब मानव गतिविधि भी क्या रहती है आपकी, बेसिकली प्रोहिबिटेड रहती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ चेयर्ड द रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग्स ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी। अभी हाल ही में दिल्ली में एक कॉन्क्लेव या फिर एक कॉन्फ्रेंस हुआ ड्रग्स ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। इसको किसने चेयर किया आपको बताना है। एस जयशंकर, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, किन्होंने इसको किया। अभी एस जयशंकर कौन है, हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं। अमित शाह कौन है, होम मिनिस्टर है और कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर हैं। उसके अलावा राजनाथ सिंह कौन है, डिफेंस मिनिस्टर है। उसके अलावा नितिन गडकरी कौन है, मिनिस्टर ऑफ रोड हाईवेज के जो मंत्री हैं वो कौन है, हमारे नितिन गडकरी हैं। तो किसने इसको अभी यहाँ पे चेयर किया आपको बताना है। तो किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है अमित शाह के द्वारा। ठीक है, कॉरपोरेट मिनिस्टर और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इसको अभी हाल ही में दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज की गई थी, वहाँ पे इसको किया था। इतना ही आपको जानना था। आगे बढ़ेंगे। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द एनुअल बोनालू फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड। अभी हाल ही में इनमें से कौन सी स्टेट में बोनालू फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया था। बोनालू, ठीक है, बोनम एक शब्द होता है क्या, बोनम, बोनम, ठीक है, ये एक शब्द होता है जो कि बेसिकली कहाँ का शब्द है, तेलुगु शब्द है बोनम। ठीक है, तो यहाँ पे तेलुगु शब्द है ऑब्वियसली। तो तेलुगु कौन सा स्टेट है आपका, तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तेलुगु स्टेट है, तेलुगु भाषी लोग रहते हैं तेलंगाना में। तो यहाँ पे मनाया जाता है क्या, बोनालू फेस्टिवल। बोनालू बेसिकली क्या है, आषाढ़ का जो महीना होता है उसमें मनाया जाता है क्या, बोनालू फेस्टिवल। ठीक है, आषाढ़ के महीने में मनाया जाता है। ये बेसिकली किसको, महाकाली को डेडिकेटेड होता है। जो हिंदू गॉडेस है महाकाली, उनको डेडिकेटेड एक फेस्टिवल है जो जहाँ पे इनकी पूजा की जाती है बोनालू फेस्टिवल में। बोनम शब्द से निकल के आया है। ठीक है, बोनालू फेस्टिवल कहाँ पे, तेलंगाना में, आपको याद रखना है। तेलंगाना का भी कुछ ही पार्ट है जहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल को। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। चंद्रयान 3 मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड, हु इज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द मिशन। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। अभी चंद्रयान 3 है, तो चंद्रयान 2 भी था पहले। ठीक है, और उससे पहले चंद्रयान 1 भी था। तो आपसे इनकी लॉन्च डेट भी पूछ सकते हैं, आपको इनके बारे में भी पता रहना चाहिए। तो चंद्रयान 2 22 जुलाई, कल गई है 22 जुलाई। ठीक है, तो 22 जुलाई के दिन ही इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, लेकिन 2019 में। ठीक है, 2019 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2, और अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1। 2008 में किया गया था चंद्रयान 1, 2019 में किया गया था चंद्रयान 2, और अभी 2023 में लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान 3 2023 में भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, LVM, जो लॉन्च व्हीकल LVM है, LVM, इससे इसको लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, इसको यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या पूछा गया, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है। तो आपको प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम पूछ सकते हैं। तो कौन है इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर है पी वीर मुथुवल। ओके, पी वीर मुथुवल इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, जो आपको इनका नाम पता रहना चाहिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसरो ने इसको लॉन्च किया अभी हाल ही में, किसने किया, इसरो ने। ठीक है, इसरो ने। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ है। कौन है, एस सोमनाथ। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। बेंगलोर में इसके क्या देखने को मिलेंगे आपको, हेडक्वार्टर। ठीक है, बेंगलोर में। तो ये आपको यहाँ से पता रहना चाहिए था। आगे बढ़ेंगे। अभी हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया, किसने किया इसमें से, देखो, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया था। आंसर डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ही इसको क्या करता है, जारी करता है। और नीति आयोग के बारे में हम पहले भी पिछले क्वेश्चन में सारा पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका,
ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। दो चार फैक्ट्स जो यहाँ पे इस रिपोर्ट से निकल के आते हैं, इसको पढ़ लो ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग ने इसको जारी किया। इसके डेटा के अनुसार 2015-16 से लेकर के 2019-20 के बीच का जो डेटा है उसके उसके अनुसार द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन द कंट्री हैज़ ड्रॉप। मतलब वो सारे लोग जो बहुविमीय पोवर्टी यानी गरीबी के नीचे जी रहे थे, उनकी संख्या कम हुई है, जो कभी 2015-16 में 24.85% हुआ करती थी, वो अब घट के 14.96% तक रह गई है। यानी कि यहाँ पे आपको ड्रॉप या रिडक्शन देखने के लिए आपको मिला है। उत्तर प्रदेश हैज़ रजिस्टर्ड हाईएस्ट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पुअर। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो पुअर हैं, जो गरीब हैं, उनकी संख्या में कमी देखने को मिली है विथ 3.43 करोड़ पीपल। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है यूपी में, और उसके बाद बिहार में, उसके बाद मध्य प्रदेश में आपको देखने के लिए मिला है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच सिटी आईआईटी दिल्ली इज गोइंग टू ओपन इट्स फर्स्ट ग्लोबल कैंपस। आईआईटी दिल्ली ने अभी हाल ही में क्या किया, अनाउंस किया था कि ये क्या करेंगे, अपना पहला ग्लोबल कैंपस ओपन करेंगे। कहाँ पे ओपन करेंगे, ये करेंगे यूएई में। यूएई में भी कहाँ पे, अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी। तो अबू धाबी में अपना पहला ग्लोबल कैंपस ओपन करेंगे आईआईटी दिल्ली, ग्लोबल कैंपस ओपन करेंगे। इसके अलावा कुछ ही टाइम पहले आईआईटी मद्रास की तरफ से भी खबर आई थी कि जो आईआईटी मद्रास है उसका भी जो पहला ग्लोबल कैंपस होगा कहाँ खुलेगा, तंजानिया में। ठीक है, तंजानिया कहाँ पे है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ हिस्से में आपको देखने को मिल जाएगा तंजानिया। ठीक है, सहारन कंट्री जितनी भी है उनमें से एक है तंजानिया। ठीक है, तो तंजानिया में खुलेगा आईआईटी मद्रास का, यह है मद्रास का, और ये है आईआईटी दिल्ली का, जो कि अबू धाबी यानी कि ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर रहेगा ये वाला। आगे बढ़ेंगे। इंडिया पार्टिसिपेटिंग विथ विच कंट्री इन द मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट 2023 जो एक्सरसाइज है, इसमें भारत किसके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है ये आपको बताना है। बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज आर्मी की सेना के बीच होती है। ठीक है, यानी कि हमारी यानी कि इंडियन आर्मी और जिस कंट्री के साथ भी है उस कंट्री की आर्मी। और नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज किस किस के बीच होती है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में। इंडिया के बाद चाइना में जाओ, उसके ऊपर मंगोलिया आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मंगोलिया, तो इंडियन आर्मी और मंगोलियन आर्मी के बीच में कौन सी होती है, नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज होती है। ठीक है, और ये अभी मंगोलिया में ही हो भी रही है। ठीक है, ध्यान देना आपको। इसके अलावा इनके साथ भी कुछ कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो आपको अगली स्लाइड में लेके चलता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो आपको पता रहनी चाहिए कि हमारा देश किसके साथ करता है। सारी बाइलेटरल एक्सरसाइज है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मैंने मल्टीलेटरल नहीं ली है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो आर्मी की एक्सरसाइज होती है हमारी, दैट इज ऑस्ट्रा हिंद। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो नेवी की एक्सरसाइज होती है दैट इज ऑस इंडेक्स। ठीक है, ऑस्ट्रा हिंद और ऑस इंडेक्स, ये दो एक्सरसाइज है हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ। बांग्लादेश के साथ जो होती है आर्मी नेवी एयरफोर्स की, संप्रीति ये आर्मी वाली है, नेवी वाली INBN कॉर्पेट हो गई, और एयरफोर्स वाली टेबल टॉप एक्सरसाइज हो गई जो बांग्लादेश के साथ होती है। चाइना के साथ जो हमारी आर्मी की एक्सरसाइज होती है दैट इज हैंड इन हैंड। ओके, हैंड इन हैंड। फ्रांस के साथ जो हमारी एक्सरसाइज होती है, आर्मी वाली शक्ति, नेवी वाली वरुण, एयरफोर्स वाली गरुड़, ये तीन एक्सरसाइज हो गई। इंडोनेशिया के साथ जो होती है आर्मी वाली गरुड़ शक्ति, नेवी वाली इंडो, देखो ध्यान देना यहाँ पे, फ्रांस के साथ एयरफोर्स के साथ जो होती है, फ्रांस एयरफोर्स के साथ दैट इज गरुड़, और आर्मी के साथ शक्ति। तो ये गरुड़ और ये शक्ति दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, और गरुड़ शक्ति एक जो कंबाइंड वाली है दैट इज विथ इंडोनेशिया और आर्मी की एक्सरसाइज है। ठीक है, इंडोनेशियन आर्मी के साथ गरुड़ शक्ति, नेवी की इंडो कॉर्पेट होती है, इंडो कॉर्पेट, और कॉर्पेट यहाँ भी होती है जो बांग्लादेश के साथ होती है। ठीक है, इन BN या फिर INBN कॉर्पेट, और ये हमारी इंडोनेशिया के साथ भी होती है। जो नेवी के साथ होती है दैट इज समुद्र शक्ति। गरुड़ शक्ति अलग है, समुद्र शक्ति अलग है, शक्ति अलग है। ठीक है, तीनों आपको देख लेने पड़ेंगे। जापान के साथ जो आर्मी की एक्सरसाइज होती है दैट इज धर्मा गार्जियन, और जो जापान के साथ एक नेवी एक्सरसाइज होती है दैट इज जिमैक्स। ओके, जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलो इतनी है आपके लिए इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, यही है। ओके, ये यहाँ पे लिख दी है, आपको ये पढ़ लेना है। चलो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।
यहाँ पे इस वीक में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनके एमसीक्यूज आपके सामने मैं लेके आया। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपको करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस करनी है कि करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो बीपीटी ड्राफ्ट पे चले जाओ, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे से भी आप चले जाओगे या फिर एग्जाम की वेबसाइट पे जाओ और वहाँ से भी आप बीपीटी को पढ़ सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।